माय फ्रेंड्स, सभी बच्चों को हेलो। तो दोस्त आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स में आई थिंक ये फ़िज़िक्स में पढ़ाने वाला हूँ दोस्त, ये सारे बच्चों को काम आएगी। मतलब सारे बच्चों का मतलब ये है कि जो इंटर में होगा, फर्स्ट ईयर में होगा, या ठीक है ना, या आफ्टर ट्वेल्थ। मतलब आफ्टर ट्वेल्थ का मतलब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, किसी भी कॉम्पिटिशन या स्टेट लेवल की कोई भी कॉम्पिटिशन हो, मतलब दुनिया की कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जिसमें फ़िज़िक्स आएगी ना, उसमें जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको पूरा काम करेगा। ओके, ठीक है बच्चे। तो आज हम लोग उस पर, तो फिजिक्स में दोस्त हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में फिजिक्स। अब देखो फिजिक्स में बहुत सारी दोस्त इकाइयाँ हैं, यूनिट हैं। जैसे आप जानते हो ध्वनि है, ठीक है, लाइट है, बहुत सारी। तो उसमें से आज हम लोग एक पढ़ने वाले हैं दोस्त लाइट। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? लाइट। अब देखो लाइट में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उसमें से भी हम लोग एक टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मिरर एंड लेंस। मिरर एंड लेंस, ओके, मिरर एंड लेंस। तो आज हम लोग दोस्त समझेंगे मिरर एंड लेंस के बारे में कि क्या है मिरर और क्या है लेंस। तो दोस्त सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस। मतलब मिरर और लेंस में अंतर क्या होता है, क्या मिरर होता है, क्या। अच्छा, मैं इसकी हिंदी बता दूँ आपको। हाँ, हिंदी को हमारे भाई छोटे भाई होंगे ना, वो हिंदी के लिए देखो। इसका मिरर का मतलब होता है दर्पण और लेंस का मतलब होता है लेंस। ओके, अब आता है कि भैया अंतर क्या है दर्पण और लेंस के बीच। तो बहुत रेयर, बहुत सिंपल अंतर है। मैं आपको बता भी देता हूँ। चलो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये अब आपको क्लियर हो जाएगा अभी पूरा कि क्या, कौन सा लेंस होता है, कौन सा मिरर। देखो मिरर कोई भी होगा, दुनिया का कोई भी मिरर होगा दोस्त, ठीक है ना। तो मिरर में क्या होगा कि एक तरफ पॉलिश होगी, यानी कि एक तरफ होगा उसका सिल्वर होगा। जैसे ये जो हम लोग कर रहे हैं ना इस तरफ, तो ये दोस्त क्या है, ये हमारा सिल्वर है। ओके, मतलब पॉलिश होगी, ये इधर सिल्वर है। अभी मैं इसको भी आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी एक सेकेंड। और ये हमारा लेंस क्या होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब पारदर्शक होगा बिल्कुल। आपको इधर से, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मा तो देखा होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जो नहीं जो लगाते हैं लोग, तो जो वो ट्रांसपेरेंट होता है। और मिरर क्या होता है, जैसे हम लोग जो घर पे रखा होता है ना मिरर, ऐसे करके देखते हैं, उसके पीछे आपने देखा होगा पॉलिश होती है, तो वो क्या होगा, मिरर हो गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखो बात दोस्त यहाँ पे आती है कि अब देखो इसमें आती है कि कौन सा यार। अब देखो मिरर होता है कि मिरर दो टाइप के, एक तो होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, देखो राइटिंग मेरी थोड़ी डिस्टर्ब होगी, ओके भैया, आप कर लेना। कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ओके, अब देखो आता है कि व्हाट इज द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग इनको को डिफरेंट या कैसे समझेंगे, कौन सा इनमें कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। देखो बहुत सिंपल। अब देखो क्या है कि जिसके मतलब तो एक ही चीज़ होगी दोनों ये। अब देखो जिसके पॉलिश बाहर होगी, जिसके पॉलिश बाहर होगी वो आपका होगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। और जिसके पॉलिश अंदर होगी, देखो है ना, ये देखो अंदर है इसके, ये आपका है, इसके पॉलिश जिसके अंदर होगी वो होगा आपका कॉन्वेक्स, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। अब आप इसको समझ लो ना, ये आपका उत्तल दर्पण। ओके, उत्तल दर्पण। अभी हम लोग ओनली मिरर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो दोस्त अब देखो इसको भी अगर ऐसे ना है कि बाहर पॉलिश है वो कॉनकेव हो गया, अंदर पॉलिश है तो उत्तल। अगर ऐसे समझ में नहीं आती तो एक सिंपल एग्जांपल, चम्मच देखिए सब लोगों ने, हम लोग जिससे चावल खाते हैं, ठीक है ना। तो चम्मच को ऐसे ऐसे करके होती है, ऐसे खाते हैं। तो चम्मच का जो दोस्त अंदर का भाग होता है ना, अंदर का, और बाहर पॉलिश होती है ना, वो होता है कॉनकेव, मतलब अवतल दर्पण। अंदर पॉलिश होती, और जो बाहरी हिस्सा होता है ना, मतलब जैसे अंदर हम लोग ऐसे करके खाते हैं, ऐसे करके चावल लेते हैं, ऐसे करके खाते हैं। तो दोस्त जो हमारा जो अंदरी भाग होता है, यानी कि जिसके बाहर पॉलिश होगी, वो क्या होगा, अवतल दर्पण। और और जो पीछे वाला भाग होगा ना, जिसके अंदर पॉलिश होगी, ठीक है ना, वो होगा उत्तल। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी बात। अब दोस्त हम लोग ये मिरर शुरू करने से पहले थोड़ा एक और बात समझ लें कि और क्या डिफरेंट है मिरर और लेंस के बीच में। तो पहला डिफरेंट हम लोग देखा था कि मिरर जो लेंस होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेंस क्लियर, जैसे हम लोग चश्मा बनाते हैं। और मिरर में एक तरफ सिल्वर होता है, अच्छी बात है। दूसरा रीज़न ये है कि दोस्त जब मिरर में कोई भी आप रेज डालोगे ना, कोई भी रेज डालोगे, इस तरीके की रेज डालोगे, तो वो ऐसे करके हो जाएगी, एकदम परावर्तन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन उसका हो जाएगा। कोई भी आप इधर से
ऐसे करके ये डालोगे तो इधर आ जाएगी, मतलब उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। बट लेंस में जब आप ऐसे डालोगे ना तो इसमें क्या होगा, इसमें अपवर्तन होगा। ऐसे करके ये जाएगी तो देखो ये थोड़ा अपवर्तन होगी, क्योंकि ये देखो ये हमारा कैसा माध्यम होता है, ये दोस्त होता है हमारा विरल माध्यम होता है, क्योंकि इधर क्या होती है, एयर होती है, और ये अंदर जाएगा, अंदर कांच है, यानी कि ये होता है हमारा सघन माध्यम होता है। ओके, तो ये क्या होगा, गिलास होगा, यानी कि कांच होगा। तो भाई अब विरल से सघन में जा रही है तो थोड़ा क्या होता है, झुक जाती है। हम लोगों ने जब आगे बताएंगे बातें, तो ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाए है ना, तो क्या होगा, थोड़ा सा झुक जाए तो क्या होता है, अपवर्तन होता है। हम लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल है। तो ये देखो इसमें क्या होता है, अपवर्तन होता है। चाहे हमारा ये हो तब भी इसमें ऐसे करके थोड़ा सा झुक जाएगी, ऐसे करके तब जाएगी, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे। तो एक पहला डिफरेंट पॉलिश वाला, दूसरा डिफरेंट क्या है कि दोस्त इसमें अपवर्तन होता है लेंस में, और जबकि मिरर में क्या होता है, परावर्तन होता है। अब हम लोग समझ गए कि दोस्त लेंस और मिरर में अंतर क्या है। पहला क्या है कि मिरर में पॉलिश होती है और लेंस में पॉलिश नहीं होती, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा अंतर क्या है कि मिरर में परावर्तन होता है, ठीक है, और लेंस में क्या है, अपवर्तन होता है। ओके, अब दोस्त हम लोग लेंस और मिरर के बारे में अंतर समझ चुके हैं। अब हम लोग पहले सबसे पहले मिरर को समझ लेते हैं कि मिरर क्या है, एक एक चीज़ लेके चलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लेंस को समझेंगे। चलिए ओके, तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, लेंस को, मिरर के बारे में ही समझते हैं। तो दोस्त ये हो गया। अब देखो आता है कॉनकेव मिरर और हमारा कॉन्वेक्स मिरर के ये होते हैं। अब देखो ऑलरेडी कॉनकेव मिरर हो गया, मतलब मिरर इज डिवाइड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर आल्सो डिवाइड इन टू पार्ट, मतलब कॉनकेव मिरर भी दो भागों में बटा हुआ, अगर हम इसको बांटना चाहें तो। जैसे इसको बोलते हैं पैराबोलिक कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इसको स्पाइरल स्पाइरल कॉनकेव मिरर, मतलब मैं इसको अगर हिंदी में बोलूँ तो इसको परवलयाकार अवतल दर्पण। देखो राइटिंग मेरी दोस्त नहीं बेस्ट होगी, मैं वहाँ थोड़ा आप एडजस्ट करना। ओके, परवलयाकार अवतल दर्पण, और ये होगा गोलाकार अवतल दर्पण, जैसे हम लोग ये देखो, ये सारे हमारे गोलाकार अवतल दर्पण है, ठीक है। परवलयाकार मतलब क्या था, पैराबोलिक आकार का, तो वो होगा परवलयाकार। हम इसके बारे में बताएंगे आपको बाद में, ठीक है। तो अभी हम लोग ये समझे कि दर्पण आल्सो डिवाइड इन टू पार्ट, एंड अवतल दर्पण तो आल्सो डिवाइड इन टू पार्ट्स, ठीक है। अवतल दर्पण पैराबोलिक और गोलाकार। ये जो है, ये हमारे गोलाकार, जो पैराबोलिक आकार का होता है वो होता है पैराबोलिक। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो पैराबोलिक दर्पण होता है ना, ये बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, मतलब बेस्ट क्वालिटी मतलब महंगे भी होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, महंगे होंगे, जाहिर सी बात है दोस्त। तो पैराबोलाकार महंगे होते हैं, ये अपने सस्ते जो लगे होते हैं ये होते हैं। क्लियर है, हम लोग और बातें समझने वाले हैं। चलो ये आप समझ गए होगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखो, मैं एक बात बता दूं, आप ये पूरी क्लास लेना दोस्त, मैं कह रहा हूँ आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा इसी क्लास में कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप जिनमें अभी तक कंफ्यूज रहते हो कि यार इसमें अवतल होगा, उत्तल होगा, बहुत सारी चीज़ों में, आज मैं आपको ये गारंटी देता हूँ ना, अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे ना, 100% आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं कह रहा हूँ, कभी आप भूलोगे नहीं यार, मैं आपको ऐसी स्टोरी बाकायदा समझा दूंगा दोस्त, स्टोरीज पूरा, बिल्कुल नहीं आप बोलोगे, बट आप पूरा एकदम पैटर्न्स के साथ पूरा वीडियो देखो। ओके, चलिए, तो हम लोग दोस्त ये पढ़ रहे थे, तो अभी हम लोगों ने ये समझा कि भैया क्या होता है मिरर, क्या लेंस डिफरेंट, और मिरर कितने टाइप का होता है, ये सब। अब हम लोग पहले मिरर की दोस्त बात कर लेते हैं अपने कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर यानी कि दोस्त इसको हम लोग को बोलते हैं अवतल दर्पण, बहुत अच्छी बात है, अवतल दर्पण, बहुत अच्छे। अब देखो, अब हम लोग हम आपको बताते हैं। तो कॉनकेव मिरर हमारा इस टाइप का होता है, ये, ठीक है, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैं आपको सारा बता दूंगा, ठीक है। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया फोकस, ठीक है। इस तरीके से ले लो इसको, ये ले लो, थोड़ा आराम रहेगा, ये, ठीक है। अब देखो इसके बाहर पालिश है दोस्त, तो ये हमारा कौन सा है, अवतल दर्पण है, बाहर पालिश है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। तो यहाँ चलो ठीक है, यहाँ पे इसका फोकस हो गया ना, यहाँ पे इसका सी ले लो, यानी कि वक्रता त्रिज्या, यानी कि कर्वेचर ऑफ सेंटर, और यहाँ पे इनफाइनाइट, अनंत। चलिए यहाँ पे पोल, ठीक है। अब मैं आपको चीज़ों को बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल, मज़ा आएगा, बिल्कुल भी आप आराम से समझिए। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्यों है कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसके बाहरी सतह पे पॉलिश है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। जैसे चम्मच में बाहरी पलस, जिससे हम लोग खाते हैं ना, तो उसके
जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसके बाहर पार्ट, इसको वो हमारा चम्मच का यानी कॉनकेव मिरर। ये होगा पोल, यानी कि पोल का मतलब क्या है, ध्रुव। ये क्या है दोस्तों, ध्रुव है, ठीक है, यानी कि मीडियन पार्ट ऑफ मिरर। ओके, ये हमारा होगा फोकस, फोकस, और फोकस को हिंदी में भी हम लोग फोकस ही कहते हैं। ओके, फोकस। फोकस क्या होता है, जब भी हम कोई भी यहाँ पे कोई भी वस्तु रखी होगी, मतलब अनंत पे वस्तु या कहीं भी वस्तु रखी होगी, जब वो इससे टकराती है ना, टकराने के बाद जिस पॉइंट से वो निकलती है, जिस प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, हिंदी में मुख्य अक्ष। तो दोस्त, जब हम लोग वस्तु रखी होती है तो दर्पण से टकराने के बाद, यानी कि परावर्तन के बाद जिस प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरती है, जिस पॉइंट से गुजरती है, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ओके, अब आता है कि ये इसको बोलते हैं कर्वेचर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। ओके, वक्रता त्रिज्या, बहुत सिंपल। देखो, वक्रता त्रिज्या, फोकस आप समझ गए कि जब भी हम लोग कोई इससे रिफ्लेक्ट होती है तो जिस पॉइंट से वो निकलती है, जिस पॉइंट से उसको काटती है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा फोकस कहलाता है। अब हम लोग वक्रता त्रिज्या, देखो जब आप इसको ऐसे करके बड़ा करोगे ना, ऐसे करके, तो इसका जो सेंटर होगा ना, ये जो एक सर्किल बना ना, इसका जो सेंटर होगा ना, वही दोस्त होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात। और इधर क्या आपका इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट, अनंत, अनंत में कोई वस्तु रखी होगी अनंत में, तो वो होगा इनफाइनाइट होगा। मतलब हम लोग फोकस समझ गए कि फोकस जहाँ से करते हैं वो काटती है, ठीक है, फोकस हो गया। सेंटर कर्वेचर क्या हो गया, उसका जो सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या होगा। इधर क्या होगा, इनफाइनाइट। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम लोग डेफिनेशन, तो बहुत ही सिंपल है कि एक ऐसी सरल सीधी लाइन जिसपे इनफाइनाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल तीनों एक सरल सीधी रेखा में, उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष कहेंगे। पोल आप समझ गए, फोकस भी समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या भी समझ गए, और इनफाइनाइट रखी होगी। अब हम लोग देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझने वाले। ओके, बहुत ही अच्छा। अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मज़ा आ जाएगा दोस्त अगर थोड़ा सा पैटर्न्स करके इस बात को समझ लेंगे जो मैं समझाने वाला हूँ अब। ओके, बहुत अच्छी बात। अब देखो, हमारे इसमें क्या है कि टोटल 6 पोजीशन होते हैं, मतलब स्थितियाँ इसकी टोटल कितनी होती है दोस्तों, 6 होती हैं। 6 का मतलब क्या है कि या तो कोई वस्तु यहाँ पे रखी होगी, अनंत पे रखी होगी, ठीक है ना, या कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखी होगी, ठीक है ना, या कोई वस्तु दोस्तों हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी होगी, या कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखी होगी, या कोई वस्तु दोस्त हमारे फोकस के बीच में रखी होगी, या कोई वस्तु दोस्तों फोकस या पोल के बीच में ही रखी होगी। ओनली 6 पोजीशन ही हम लोग रख सकते हैं, और ये सब में काम करेगा, चाहे आपका कॉनकेव मिरर, चाहे कॉन्वेक्स मिरर, चाहे कॉनकेव लेंस, चाहे कॉन्वेक्स लेंस, मतलब चारों में ये काम करेगी। ठीक है, अभी आप इसको समझ लो तो पूरा चारों क्लियर हो जाएंगे। ये शुरुआत है। ओके, बहुत अच्छी बात। तो हम लोग 6 स्थितियों पे वस्तु को अपनी रख सकते हैं, या तो वस्तु इनफाइनाइट पे रख सकते हैं, या इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकते हैं, या फोकस पे रख सकते हैं, या फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। अब देखो, कुछ नहीं करना दोस्त, आप बहुत ही आसानी से ऐसे करके बना दो, आंखें मीच के बना दो दोस्त, ऐसे करके। ये अब आप सोच रहे हो ये क्या मैंने बना दिया, अभी मैं बता रहा हूँ दोस्त, बहुत ही सिंपल, आंखें मीच के मैंने बना दिया ऐसे करके। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट इधर लिख लो इसके ऐसे, ठीक है, 2, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इसके इमेजेस हैं दोस्त, और एक इमेजेस आप यहाँ बना लो। ये देखो दोस्त, अब ये हमारी पहली पोजीशन होगी, ये हमारी दूसरी पोजीशन होगी, ये हमारी तीसरी पोजीशन होगी, ये हमारी चौथी मतलब वस्तु की इमेज होगी, और ये हमारी 5वीं वस्तु की इमेज होगी, और ये हमारी 6ठी वस्तु की इमेज होगी। अब इसका मतलब क्या है दोस्त, समझो। जब कोई वस्तु हमारी, देखो पहले नंबर मतलब पहला पॉइंट, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा, और 5वें से 5वां, 6ठे का उधर। अभी मैं बताऊंगा कैसा क्या है, पहले आप इतनी समझो कि जब हमारी वस्तु इनफाइनाइट होगी, देखो मैं यहाँ पे बता दूँ, जो ये इस तरीके से गोलाकार है ना, इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
मतलब वस्तु की स्थिति। और जो आपका इस तरीके का मैंने दर्शाया है ना, ये है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। ओके, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति दोस्त। और ये होगा दोस्त वस्तु की स्थिति। क्या होगा? वस्तु की स्थिति। आप समझ गए? ये मतलब जो ये गोलाकार में दर्शा रहा हूँ ना, ये क्या है? वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो हमने दर्शाया ना, ये है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की स्थिति। ओके, अब देखो बहुत ही इसमें, अब देखो चुटकियों में काम होने वाला है आपका, मतलब सारा काम हो गया, अब आपने पूरा पढ़ लिया। देखो मैं आपको बताता हूँ मज़ेदार बातें, समझो। जब कोई वस्तु हमारे अनंत पे होगी ना, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्त? तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो पहले वाले कहाँ बनेगा? फोकस पे। यानी कि जब कोई वस्तु हमारी अनंत पे होगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पे। देखो क्योंकि पहला पॉइंट ये, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीसरा, चौथा चौथा, और चौथा, पाँचवा पाँचवा। अच्छा एक बात और, आपके सामने सब कुछ लिखा है। ये सारी इमेजेस हैं, मतलब ये सारी इमेजेस हैं, ये सारी इमेजेस कैसी हैं? उल्टी हैं भाई, उल्टी हैं। साहिब ऊपर होता सीधा, नीचे क्या है? उल्टा। और जब दोस्त कोई इमेज उल्टी होती ना, तो आप रट लो इसको, हमेशा काम आएगी, हमेशा। जब उल्टी होगी ना तो कैसी होगी? वास्तविक होगी। बहुत अच्छी बात। जब कोई भी आपकी इमेज उल्टी होगी ना, गारंटी के साथ आपकी इमेज के वास्तविक होगी। मैं अभी आपको और भी समझाऊंगा। उल्टी होगी, वास्तविक होगी। और जब आपकी उल्टी होगी, वास्तविक होगी, तो ठीक है ना, उल्टी है और वास्तविक है। अब आती है छोटी बड़ी की बात। तो देखो छोटी बड़ी वाली बात ऐसे, उल्टी वास्तविक तो ये सारी हैं, यहाँ से सारी तक। अब छोटी बड़ी वाली बात कैसी है कि जब हमारी अनंत पे होगी ना, तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी। कैसे बनेगी? उल्टी बनेगी। और कैसे बनेगी? वास्तविक बनेगी। और वस्तु से छोटी बनेगी। वस्तु से छोटी मतलब बहुत छोटी, मतलब एक पॉइंट के आकार की बनेगी। पॉइंट के आकार की मतलब बहुत छोटी, वस्तु से बहुत छोटी, क्योंकि ये बहुत छोटी होगी। अब जब हमारी वस्तु दोस्त इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या के बीच में जब बनेगी ना, तो उसकी दोस्त इमेज कहाँ बनेगी? उसकी इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। कैसे बनेगी? वास्तविक बनेगी। और कैसे बनेगी? वस्तु से छोटी बनेगी। देखो ये बहुत छोटी है, लेकिन ये छोटी है। अब तीसरी पोजीशन, जब हमारी वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी होगी, यानी कि वक्रता त्रिज्या पर रखोगी, तो उसकी इमेज वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगी। और कैसी बनेगी? वस्तु के बराबर बनेगी। सबसे पहली बात, आकार में वस्तु के बराबर बनेगी। बहुत अच्छे दोस्त, आप इसको नोट कर लेना। वस्तु के बराबर बनेगी, उल्टी बनेगी और वास्तविक। देखो उल्टी वास्तविक तो सारी बनेंगी, लेकिन ये सबसे बहुत छोटी बनेगी। ये थोड़ा ठीक है ना, ये वस्तु से छोटी बनेगी, ये बहुत छोटी, ये छोटी, और ये वस्तु के बराबर, और ये वस्तु से थोड़ी सी बड़ी, ये वस्तु से थोड़ी सी बड़ी, वस्तु से थोड़ी सी बड़ी, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ी, ये आपकी कॉनकेव मिरर में सबसे बड़ी इमेज बनेगी, यानी कि सबसे बड़ी, आप सबसे बड़ी, ठीक है ना। ये तो देखो जब हमारे इनफाइनाइट पे कोई वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्त? फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। जब हमारी वस्तु इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी ना, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी दोस्त? उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, वास्तविक बनेगी और वस्तु से छोटी बनेगी, ठीक है। और जब हमारी वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी होगी तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जब हमारी वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी होगी तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और जब हमारी वस्तु फोकस पे रखी होगी दोस्त, तो उसका प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ओके। और जब हमारी वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी होगी तो दोस्त हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक है। सबसे पहली बात क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा नहीं, ये बात याद रखना, सबसे बड़ा हमारा यही बनेगा, ये बड़ा बनेगा, ठीक है, मतलब सब बड़ा बनेगा। और जब देखो, अब देखो ये हमारा क्या है, ये दोस्त, ये देखो ये उल्टे थे, लेकिन ये क्या, ये सीधा है। और जब सीधा होगा दोस्त तो कैसा होगा? आभासी होगा। अब आप लोग एक बात को लेकर, मुझे पता है आप लोग दिमाग में एक बात आपके चल रही होगी 100% कि चलो भाई साहब ये बड़ा भी बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं बनेगा। चलो वो भी समझ में आता है। सीधा भी है, चलो भाई सीधा भी है। आभासी और ये वास्तविक की है क्या मतलब? ये आप बताओ। मैं समझ रहा हूँ ना, आपके दिमाग में बन रहा होगा दोस्त। तो देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखो आभासी, देखो प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्त आभासी, ठीक है ना, इमेजिनरी, और एक होता है आपका वास्तविक, ठीक है। दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। अब देखो होता क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब जो पर्दे पर आ सके। जैसे
जैसे दोस्त हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो सिनेमा हॉल में देखा होगा आपने कि एकदम हम लोग मूवी देखते हैं तो मूवी पे बाकायदा इमेज आती है, हम लोग उनको देखते हैं ना तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। या जब हम लोग कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो जो रील पे नहीं, जो पहले आती है रील पे इमेजेस बन जाती है, मतलब पर्दे पर वो इमेज ले सकते हैं, तो वो हमारी वास्तविक प्रतिबिंब है। या हमारी आंखों के रेटिना पे दोस्तों, हमारे आंखों के रेटिना पे आपने देखा होगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं ना तो आंखों के रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, तो वो भी वास्तविक प्रतिबिंब है। और देखो दोस्त, आपने एक चीज़ और बात देखी कि जब हम लोग आंखों के रेटिना पे कोई प्रतिबिंब देखते हैं ना तो वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो देखो आ गया, तो वास्तविक ही कैसा बनेगा, उल्टा। देखो ये आपने देखा होगा दोस्त, जब हम लोग किसी की आंखों में देखते हैं ना तो उसके रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, तो भाई पर्दे पे प्रतिबिंब बन गया तो कैसा हो गया, वास्तविक हो गया। सीधी बात है, जो प्रतिबिंब पर्दे पे बन सके वो होंगे वास्तविक प्रतिबिंब। बहुत अच्छी बात। और कैसा होता है, उल्टा होता है। रेटिना पर आपने देखा होगा, सर हमारा नीचे होगा, पैर ऊपर होंगे, देखना अगर नहीं देखा होगा तो वो हमारे कैसे वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि वास्तविक सारे वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, यानी कि सारे उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। वास्तविक कौन से होते हैं, जो पर्दे पर लिए जा सकें। कौन कौन से, जैसे आपके सिनेमा हॉल में जो चलती है मूवी ना, पर्दे पे आते हैं, फोटो हम लोग कैमरे से खींचते हैं तो उस पर रील पे आती है, या हम लोग रेटिना पे जो प्रतिबिंब, ये सारे वास्तविक प्रतिबिंब है, इसे आप नोट कर लेना। अब देखो एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर जी बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को लग रहा होगा धीमे पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सही पढ़ा रहे हैं। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है कि जिसको लग रहा है बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं सर जी, तो वो उसको यूट्यूब पर जाके वहाँ पर जो नहीं लिखा होता ऑप्शन में जाके इधर वहाँ पे 3 डॉट होंगे एक मतलब कोने में, आप जाओगे तो वहाँ ऑप्शन करके वहाँ नॉर्मल लिखा होगा, स्पीड तेज़ स्पीड धीमी वाला लिखा होगा, तो जिसको तेज़ लग रहा है वो वहाँ से धीमी करके देख ले, जिसको धीमे लग रहा है वो स्पीड तेज करके देख ले, जिसको सही लग रहा है वो सही देख ले। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, बहुत धीमे पढ़ा रहे, क्या है। ओके, तो हम लोगों ने वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में दोस्तों समझ लिया। ओके, बहुत अच्छी बात। अब आती है दोस्तों आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब वो होते हैं जो पर्दे पर ना लिए जा सकें। जैसे दोस्त क्या है कि जब हम लोग इमेज, जैसे घर पे हम लोगों के मिरर रखे होते हैं घर पे, नहीं वो हम लोग देखते हैं अपना चेहरा एकदम क्रीम में लगा, एकदम बढ़िया, हाँ बढ़िया देख रहे हैं एकदम, है ना, हैंडसम। तो वो जो इसमें देखते हैं ना मिरर, तो उसमें जो इमेज उसके अंदर बनती है ना, क्या दोस्त उसको आप कभी पर्दे पे ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो। कैसे, जैसे हम लोग जब मिरर देखते हैं तो मिरर के अंदर जो बनती है इमेज हमारे ये चेहरा है ना, ये मिरर है, तो मिरर के जो अंदर जो बनती है ना, क्या उसको आप पर्दे पे ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो वो क्या होगी, आपकी इमेजिनरी इमेज होगी, आभासी इमेज, उसको पर्दे पे नहीं ले सकते हैं। तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया कि क्या वास्तविक है क्या आभासी। ओके, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आप ये समझ गए। तो ये अब देखो, कोई भी आपको पूछे ना, आप सेकंडों में आंसर दोगे। कोई पूछे कि भाई जब ये बताओ, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मुझे पता, देखो कुछ नहीं, पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंट लिख लो, उनकी इमेज 1 2 3 4 5 6 नीचे एकदम सीरियल से उनकी इमेजेस लिख दो, छोटी फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे करके आकार से। और छठी वाली आपकी कहाँ बनेगी, पोल के उधर बनेगी, राइट साइड में। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो अब आपको कोई भी पूछेगा, आप बता दोगे। कोई पूछेगा अगर बस्ट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर बकरता त्रिज्या, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो आपको पता है कि 3 वाली 3 के नीचे ही होती है, तो उसकी इमेज जस्ट उसके नीचे ही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। कैसे बनेगी, बराबर बनेगी, उल्टी बनेगी, और उल्टी होगी तो वो क्या होगी, वास्तविक होगी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इंटर के एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो इंटर में ये क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिशन में दे रहे हो तो वहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो बहुत सारी जगह पूछ लिया जाता है। तो आप पूरा मतलब क्वेश्चन तो इसमें हज़ारों बन सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीख लो ना। देखो मेरी दोस्त पकड़ होती कॉन्सेप्ट में, आप कॉन्सेप्ट पकड़ लो, फिर हज़ारों क्या 10,000 क्वेश्चन बने, आप वो भी निकाल दोगे। और क्वेश्चन पर रट्टा मारोगे, इसका ये, तो आप कभी कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए ओके। तो ये हम लोगों ने कॉनकेव मिरर। अब हम लोग दोस्त इनके सुन लें यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस। अब इनके प्रयोग भी आते हैं, बहुत ही मज़ेदार अभी इनके यूजेस हैं, तो आप इसको नोट कर लिया होगा आई थिंक दोस्तों। और इसे मैं रफ़ करूं, ओके, इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना है ले लीजिए, मैं इसको अब रफ़ करता हूं। अब इसके मैं यूजेस बताता हूँ, व्हाट इज द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, चलिए ठीक। अब दोस्त हम लोग इसके यूजेस बताते हैं। अब दोस्त इसके मैं बताता हूँ यूजेस कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, यूजेस मतलब उपयोग। कॉनकेव मिरर यानी कि दोस्त अवतल दर्पण के यूज क्या हैं। तो सबसे पहला यूज इसको हम लोग हजामती दर्पण, हजामती आप समझ रहे होगे ना, या सेविंग वाला, जो हम लोग सेविंग करते हैं, जिससे सेविंग बनाने के लिए, ठीक है, सेविंग बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं, बनाने के लिए हम लोग
किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण का प्रयोग। बहुत पूछा जाता है कि सेविंग करने के लिए, हजामती के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो दोस्त अवतल दर्पण का। अब कैसे इसको दोनों समझ, देखो रट्टा नहीं मारना, आप चीज़ों को समझिए, बहुत मज़ा आएगा। देखो हम लोग हजामती जिससे हम लोग सेविंग करते हैं, ठीक है, मैं भी करता हूँ, तो क्या है कि जब हम लोग ऐसे रखते हैं ना, तो अपना जो थोपड़ा है ना, ये जो चेहरा है ना, वो हम लोग कहाँ रखते हैं दोस्त? पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। पोल और फोकस के बीच में, यानी कि जो मैंने अभी आपको समझाया था, छठी पोजीशन, छठी पोजीशन पे हम लोग अपना थोपड़े को रखते हैं, ऐसे करके दाढ़ी बनाते हैं ना, शेविंग करते हैं, तो हम लोग थोपड़ा। अब दोस्तों उसकी जो इमेज बनती है ना, वो उसके, अब हमने आपको बताया छठी पोजीशन वाली की इमेज कहाँ बनती है? एक तो उधर बनती है, मतलब थोड़ी बड़ी बनती है। अब सीधी बात है, देखो बड़ी बनती है तो हमको एकदम अच्छे दिखेगा, मेरा बाल कहीं छूटा तो नहीं, मतलब छूटा तो नहीं है, तो हमको बाल भी बड़ा दिखेगा, तो इमेज बड़ी बनती है और सीधी बनती है। देखो एकदम सीधी बनती है। हाँ, अगर भाई उल्टी बनती तो आपकी नाक होती एकदम टेढ़ी दिखती, तो आप है ना, ये वाला नीचे दिखता तो नहीं बनता। अब देखो उधर छठी पोजीशन पे जो हमारा इमेज बनेगा ना, बिल्कुल सीधा बनेगा, ठीक है, और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। अब देखो आभासी वाला, देखो मैंने अभी 1 सेकंड पहले आपको पॉइंट समझाया था कि मिरर में जो भी इमेज बनती कैसे बनती? आभासी, क्योंकि आप उसको पर्दे पे ले ही नहीं सकते, उसके पीछे बनेगा। तो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए इसी के लिए यूज करते हैं अवतल दर्पण का, क्योंकि उसमें जो इमेज बनती है ना, वो बड़ी बनती है दोस्तों, आभासी बनती है दोस्तों, बड़ी बनती है, आभासी बनती है, ठीक है ना, और सीधी बनती है। तो इसलिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। ओके, अब आप समझ गए होंगे। तो दाढ़ी बनाने के लिए कभी कोई क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए हजामती ये वर्ड आ जाता है आजकल, तो किस मिरर का यूज करते हैं? तो हम लोग अवतल दर्पण का। बहुत अच्छे। दूसरा हम लोग दोस्तों इसका प्रयोग जो है, अब आता है इसका दूसरा यूज क्या है? हेड लाइट। तो हेड लाइट के रूप में, अब देखो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हेड लाइट के रूप में वो क्या समझ लेते हैं कि जैसे हमारी ये हेड लाइट होती है, इस तरीके की हेड लाइट होती है, जैसे नहीं वो आपने देखो बाइक हो या 4 व्हीलर हो, ऐसे करके जो लाइटें लगी होती, वो इसको समझ लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि ये दर्पण है। ये दर्पण नहीं होता दोस्तों, ये हमारा जो इसके पीछे लगा होता है ना, जो पीछे लगा होता है ये वाला, जो वाइट कलर का एकदम चमकता है ना, वो होता है मिरर। ये तो प्लास्टिक होती है बार वाली, ये तो प्लास्टिक होती है, एक प्लेट होती है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है प्लास्टिक की। वो नहीं होता जो आगे लगा होता है, जो उसके जहाँ बल्ब लगा होता है ना, उसके पीछे साइड में जो लगा होता है ना, वो होता है, ठीक है। कौन सा होता है? वो हमारा अवतल दर्पण होता है, क्योंकि हम लोग अवतल दर्पण के यूजेज पढ़ रहे हैं, तो हेडलाइट के रूप में। अब दोस्त आपके दिमाग में आ रहा है कि हेडलाइट के रूप में इसी का यूज क्यों किया गया, तो अभी मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, इसको बताने के लिए मैं आपको एक बात बता दूँ, जो कॉनकेव मिरर है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अथवा कॉनवर्ज मिरर, कॉनवर्ज मिरर। अब कॉनवर्स का मिरर का मतलब होता है अभिसारित, मतलब इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस, वो सॉरी लेंस कह रहा हूँ, मिरर, अभिसारी दर्पण, ठीक है, अभिसारी दर्पण, इसी को बोलते हैं अभिसारी, यानी कि कॉनवर्स मिरर। अभिसारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभिसारित करता है। अभिसारित करने का मतलब क्या है कि इस पर कोई भी रेज इस तरीके से पड़ी होगी ना, तो ऐसे करके जब इस पर रेज जाएगी ना, तो वो उसको एक मतलब नीचे डालेगा, ऐसे जाएगी वो, ये देखो ये फोकस है आ रही, तो ऐसे करके डालेगी, ये देखो सारी नीचे, ये देखो ऐसे आएगी, तो ये देखो सारी नीचे, यानी कि वो एक रिफ्लेक्शन कोड को नीचे मतलब अभिसारित करता है, एकदम एक जगह उसको फोकस करता है, बहुत सारी रेज को एक जगह फोकस करता है। तो एक जगह फोकस करने का ना इसका प्रयोग हेडलाइट के रूप में किया जाता है। अगर ये मान लो हेडलाइट को, क्योंकि उसकी सारी रेज है ना, वो एक जगह फोकस करे एक स्थान पे, तब हमको दिखेगा, हम लोग मोटरसाइकिल हम लोग चला रहे हैं, अब मान लो हेडलाइट में और उसका रेज पड़ी, वो रेज सारी भाग रही, तो हमको सामने दिखेगा, हमारा सामने एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या मतलब रहा? तो दोस्त हम लोग हेडलाइट का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि भैया जो सारी रेज अभिसारित हो जाए, एक जगह रोड पे उसका फोकस पड़े, ठीक है ना, तब हमको दिखे हाँ आगे क्या आ रहा, तो हम लोग इधर उधर साइड में कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग हेडलाइट में दोस्त अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यही रीजन है सर्च लाइट में, इसका याद है कि सर्च लाइट में किसका प्रयोग है, मतलब जिसको हम लोग टार्च बोलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ टार्च। तो टार्च का भी वही रीज़न है कि भैया टार्च नहीं जो हम लोग ऐसे लिए घूमते रहते, तो उसमें भी वो फोकस एक जगह पड़े, हमको चीज़ें दिखें कि कहाँ डाकू चोर किधर छिपा है, ठीक है ना। नहीं तो अगर हम लोग अगर मान लो इस अन्य किसी मिरर का यूज करते तो सारी रेज ऐसे बिखर जाती, हमको सामने मतलब दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो सर्च लाइट टार्च में भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि सारी रेज अब सारी एक जगह पड़ती है, तो हमको दिखाई देती है। ओके, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग कुकर में, मतलब सोलर कुकर, इसको हिंदी में यार लिख लेना, सोलर कुकर को हिंदी में सोलर कुकर ही बोलते हैं, ठीक है, सोलर कुकर। अब सोलर कुकर में क्या है दोस्त, इसका भी यही रीज़न है। देखो ये अभिसारित करता है। अब देखो मान लो सूर्य से रेज आ रहे हैं, तो उससे टकराने के बाद क्या एक जगह पड़ते हैं रेज, और एक जगह पड़ने इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग जब बच्चे थे ना, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट किया करते थे, बड़ा मज़ा आता था, अगर किया होगा आपने भी,
कि वहाँ से एक कागज़ रख लेते थे और एक लेते थे कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण आता था पहले बच्चों वाला, और ऐसे करके उस पर जो पड़ती थी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज किसी दूसरी जगह जाती थी, हम लोग रख देते वहाँ पे कागज़, तो वहाँ से रेज अभिसारित होने के बाद वहाँ से बहुत सारी रेज है ना इकट्ठी उस कागज़ में पड़ती थी, तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता था, मतलब एक्सपेरिमेंट जो जिन्होंने किया होगा मतलब एक्सपेरिमेंट, तो वो कागज़ जल जाता था, मतलब इतना वहाँ से रेज आई तो उससे टकराने के बाद सारी रेज एक जगह एक कागज़ पे पड़ी, फोकस पे, समझ रहे हो ना, तो वो कागज़ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता था कि वो कागज़ जल जाता था। तो इसीलिए हम लोग सोलर कुकर का मतलब यूज करते हैं, क्योंकि उसमें सोलर कुकर में किस मिरर का यूज़ किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि वो सारी रेज को एक जगह फोकस करता है, अभिसारित करता है, तो वहाँ पे गर्म होगा भाई, हम वो कोई भी पकाएंगे कोई भी चीज़ तो उस पर गर्म होगा, जब हीट आएगी तो वो चीज़ें पकेंगी, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, चौथा, अब देखो चौथा क्या है कि हम लोग जो स्टेडियम में जो लाइटें लगी होती हैं ना, स्टेडियम में जो लाइटें लगी होती हैं ना दोस्त, उसमें भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग अवतल दर्पण का। अब स्टेडियम में लाइटें जो यूज होता है उसमें अवतल दर्पण क्यों? क्योंकि स्टेडियम पे फोकस एक जगह करें अभिसारित करके। अब आप समझ गए, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। पांचवा, अब देखो जो डिश एंटीना होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? डिश एंटीना में बहुत सारी वेव्स इधर उधर भाग रही होती हैं, उन सारी वेव्स को एक जगह अभिसारित करें, एक जगह रोके, तभी हम लोग डिश एंटीना में भी किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभिसारित करता है, बहुत सारी रेस को एक जगह करेगा तो हमारी साफ टीवी में चैनल आएंगे, इसलिए। तो आप समझ गए डिश एंटीना। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं इसके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप समझ लेना। तो ये यूजेस हो गए। अब देखो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, चाहे बंदा 9th का होगा, 9th में ये चैप्टर होगा तो 9th में काम आएगा, 10 फर्स्ट ईयर इंटर, और आफ्टर 12th कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे वहाँ पे ये सब काम आने वाला है। और नहीं तो मज़ा आ रहा ना पढ़ के, देखो चीज़ें समझ में आ रही कैसे क्या है, तो मज़ा आ रहा, बहुत अच्छी बात। तो अब हम लोगों ने दोस्तों कॉनकेव मिरर के बारे में समझ लिया कि कॉनकेव मिरर क्या होती है, उसकी कितनी पोजीशंस होती हैं, ठीक है, और उनके यूजेस क्या होते हैं। अच्छा, मैं कॉनकेव मिरर में एक चीज़ और बची वो भी मैं आपको, इसको नोट कर लेना, ठीक है, कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वो तो मैंने आपको एक फंडा दे दिया था, एक कॉन्सेप्ट दे दिया था कि वैसे तो आप अलग अलग उनकी 6 वो बनाओ, पोजीशन बनाओ, रट्टा मारो, बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने वो आपको एक बता दी थी ट्रिक एकदम फटाक से, और देखो सारी आपको क्लियर भी थी। हाँ, जब यहाँ रुको तो यहाँ बनेगा, यहाँ रुको तो यहाँ बनेगा, यहाँ रुको तो यहाँ बनेगा, पूरा क्लियर था। अच्छा, अगर कभी कभी कोई पूछ दे कि भैया चलो आपने तो शॉर्ट ट्रिक बता दी सर ने, आपने कर लिया, अगर वो कुछ और पूछ ले तो उसमें आपको 3 बातें और ऐड कर लेनी, तो आप कर लीजिए। देखो कौन सी 3 बातें, जैसे कब कोई भी ऐसे करके मान लो होगा आपका मिरर, तो जब अनंत पे कोई वस्तु होगी ना तो वो टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। तो एक तो पहला पॉइंट ये, हालांकि मैंने आपको ये बताया भी था। तो पहला पॉइंट, जब कोई भी वस्तु उससे टकराने के बाद दर्पण से कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, क्लियर है। दूसरा पॉइंट है ऐसा वाला कि जब कोई वस्तु, ठीक है ना, जब कोई वस्तु ऐसे करके फोकस से जाएगी, ठीक है ना, ये फोकस है, जब कोई भी वस्तु कहीं भी मतलब कहीं से भी स्रोत से फोकस जाएगी, तो फोकस जाने के बाद वह जो है उसके टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी किरण। मतलब कोई भी यहाँ पे मैंने रखी, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखी है, तो वो वहाँ से रेज जाएगी, तो रेज फोकस से निकलती हुई, ठीक है, और वो उससे मेरे से टकराने के बाद उस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर बाहर को निकल जाएगी। इधर प्रिंसिपल एक्सिस से समांतर जाएगी, और उसे टकराने के बाद फोकस से निकल जाएगी, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तीसरी बात, अच्छा आप एक बात और समझ लो कि यहाँ से अगर कभी भी मान लो ये आपका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, अगर कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे टकराएगी, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो टकराने के बाद वो तुरंत ही इसी से वापस लौट आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट आएगी, ओके। इसमें टकराने के बाद इधर नहीं होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की उसी से वापस आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अब एक बात और समझ लो, मेरा मन कर रहा है आपको वो भी बता दें, अब समझ लो ना, पूरा एकदम क्लियर ही हो जाए। चलो इसे आप नोट कर लिया, समझ लिया होगा, बहुत अच्छी बात। अब एक बात और आप समझ लो, क्या है, अब देखो एक मान लो जब ये ऐसे करके हमारा मिरर था, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, ये पोल है, ओके। जब हमारी वस्तु दोस्तों फोकस और पोल के बीच में रखी थी, ओके, जब हमारी मतलब 6ठी पोजीशन, आपको याद अगर आ गया होगा 6ठी पोजीशन, ठीक है। तो देखो जब हमारी रखी थी तो वो यहाँ पे बस रखी थी, यहाँ से रेस गई और टकराने के बाद इसे फोकस से ऐसे करके निकल गई, ठीक है। तो इसके अब इसको मैंने आगे बढ़ा लिया इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो, अब एक चीज़ क्या है, जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे करके एक डाली तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई आती तो उसी से रिफ्लेक्ट होती है और उसी रास्ते से अपनी वापस चली आती है। तो ये इधर से कि इधर ही वापस चली आई, ये यहाँ से जाने के बाद ये देखो फोकस से वापस चली आई। इसको भी जब हम लोग आगे बढ़ा देते हैं तो ऐसे आगे बढ़ाने के बाद जहाँ पे मिलती है ना, ये बनती है आपकी इमेज छठी पोजीशन की। अब देखो ये दोस्तों आभासी है, ये कोई रियलिटी आपको मिलती दिख रही नहीं, रियलिटी नहीं दिख रही, आभास हो रहा है कि हाँ जब इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेंगे, आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया ना दोस्त। तो आभासी है और बड़ा भी बनता है, और कैसा बनता है, सीधा, क्योंकि आपको पता है सीधा बन रहा है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात। अब आपको देखो, अब आपको वो 6-7 जो पोजीशन दी जाती है समझ में नहीं आती, आप लोगों ने 9th में पढ़े होंगे, अगर होगा समझ में नहीं आती क्या सर ने पढ़ाया पूरा। लेकिन अब आपको देखो वो मैंने ट्रिक भी आपको बता दी, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, ट्रिक नहीं बोल सकते उसको, बोलेंगे कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर है। और ये आपको मैंने ये भी बता दी, ये स्थितियाँ जो समझ में लोगों को नहीं आती वो मैंने बता दी। अब आपकी पूरा क्लियर हो गया, यूजेस भी क्लियर हो गए, कॉन्केव मिरर की क्या स्थितियाँ वो भी क्लियर हो गई, एक एक प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इनफाइनाइट क्या है, प्रतिबिंब कब कैसा बनेगा, वास्तविक क्या, आभासी क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको कॉन्केव मिरर की क्लियर करा दी। मतलब आपका कॉन्केव मिरर क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग दोस्तों चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब दूसरा मेरे भाई है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर को दोस्तों हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। बहुत मेरे दोस्त, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये बहुत सरल है, ये मज़ेदार है, ये हमारा फेवरेट भी है, ठीक है ना। तो ये मज़ेदार क्यों भैया, उसका रीज़न क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, थोड़ा पसीना, यार गर्मी हो रही ना, गर्मी हो रही भाई बहुत। चलिए आगे देखिए भैया। तो ये हमारा है उत्तल दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण क्या है दोस्त, जब आपका ये इस तरीके से उत्तल दर्पण होगा, अब आपको पता है इसके अंदर साइड की सिल्वर होती है, ठीक है ना, ऐसे करके ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ओके, ठीक है, ये आपका फोकस होगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये भी आपका फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इनफाइनाइट होगा, उधर भी इनफाइनाइट होगा, ये आपका पोल होगा, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है मतलब लिखा है हिंदी, आप लिख लेना, उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये सारी उत्तल दर्पण की हुई कि इसकी सिल्वर जो है ना वो अंदर के साइड है, सिल्वर है ये, मतलब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार हिंदी में, परत, जो भी है आपकी परत है, मतलब पॉलिश, सॉरी, जो पॉलिश है ना वो अंदर की तरफ है। ओके, बहुत अच्छी बात। अब देखो इसमें भी वही बात है, बिल्कुल बहुत कोई दिक्कत नहीं। देखो पहली पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये, तीसरी पोजीशन ये, मतलब पहली पोजीशन इनफाइनाइट पे, दूसरी पोजीशन इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तीसरी पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी वक्रता त्रिज्या पे। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, आप पहले शुरू से वीडियो आप देखा हो, आपको पता होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चौथा आपको होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और पांचवा होगा फोकस पे वस्तु रखी होगी, छठा होगा फोकस और पोल के बीच में वस्तु रखी होगी। बहुत अच्छी बात। अब देखो इसके इमेजेस कहाँ बनेगी, बहुत ही सरल है मेरे प्यारे भाई, इसकी इमेजेस ये बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे लिख लो ऐसे करके, ये आपका फोकस है, ये ऐसे करके। अब इसके सारी इमेजेस दोस्तों कहाँ बनेंगी, ठीक है, ये आपका हो गया, ये 6 5 3 2 6 5 4 3 2 1 इसकी इमेजेस है। मतलब ये इस वाली वस्तु की इमेजेस ये, इसकी ये, हालांकि देखो छोटे बड़े टेंशन मत लेना, ये तो मैंने, और हालांकि देखो जब ये पास में ना तो इसकी कहीं ना कहीं इमेज थोड़ी बड़ी, इसकी थोड़ी छोटी, इसकी थोड़ी छोटी, हालांकि ये कभी नहीं पूछेगा। आप सिर्फ एक याद रखना कि उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में वस्तु कहीं भी रखी हो उसकी इमेजेस ऑलवेज, यानी कि प्रतिबिंब उसका ऑलवेज, हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, कैसा बनेगा आपको पता होगा दोस्त, बताओ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आपको पता है दोस्त कैसा बनेगा, सीधा, क्योंकि सारे सीधे हैं। और जब दोस्त सीधे होते तो कैसे बनते, आभासी, क्योंकि आपको पता है जब उल्टा होता है तो वास्तविक, हमारी रिलेटिना वाला उल्टा होता है वास्तविक होता है, और सीधा है तो कैसा होगा, आभासी होगा। बहुत अच्छी बात, आभासी होगा। और कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। और हमेशा स्थिति कहाँ बनेगी, पोल और
मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस के बीच में। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनेगा। कैसा बनेगा दोस्त? छोटा बनेगा हमेशा। सारी टेंशन खत्म एक ही बार में। तो देखो, अब चाहे हमारी वस्तु जो है दोस्त इनफाइनाइट पे हो, चाहे इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, चाहे वस्तु हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र पे रखी हो, चाहे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, चाहे फोकस पे रखी हो, चाहे फोकस और ध्रुव के बीच में, वस्तु चाहे जहाँ रखी हो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा उसका दोस्त ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। और ऑलवेज कैसा बनेगा? छोटा बनेगा वस्तु से। क्लियर? उत्तल दर्पण पूरा क्लियर हो गया, बस काम खत्म। यही तो होते हैं जल में कॉन्सेप्ट के। अब कोई भी आपको पूछे, कोई पूछे ये बताओ बच्चा कि कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी होती है तो उसका इमेज क्या मानता है? आपको पता है कि उत्तल दर्पण आपके उसमें दिमाग में आपको पता है चाहे जहाँ रखी हो, बस तो हमेशा दोस्त पोल और फोकस के बीच में बनेगी, सीधी बनेगी, आभासी बनेगी और हमेशा छोटी बनेगी। आँख इमेज के आंसर तो आपका बिल्कुल सही होगा मित्र हमारे। ओके, बहुत अच्छी होगी। अब देखो हम लोग इसका पढ़ लेते हैं यूजेस उत्तल दर्पण के यूजेस, इसके उपयोग भी पढ़ लेते हैं। तो अभी इसको, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पूछे जाते हैं इंटर के। अगर आप एग्ज़ाम दोस्त दे रहे, क्योंकि मुझे पता चला कि ज़्यादातर बच्चे 12th के हैं जो हमें देखेंगे अभी यहाँ पे, तो 12th में जो आप शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पे आपको 100% श्योर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से। ठीक है, ये आप वीडियो अगर आप देख लेते हो ना, तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन 100% क्लियर। कभी कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1-2 नंबर के नहीं आते नीचे लिखने के लिए, वहाँ पर भी पूछ देता है। तो 100% आज के ये वीडियो देखने के बाद आधे घंटे जो भी वीडियो रही होगी, तो उसमें आपका 1 या 2 नंबर ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है। साथ ही साथ अभी इससे जो न्यूमेरिकल्स बनेगा ना, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्त। थोड़ा सा आप धैर्य पेशेंस बनाए रखिए और चीज़ों को समझते चलिए। समझना, कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? देन रट्टाफिकेशन रट्टाफिकेशन से समझ लो चीज़ों को, समझने पे है भाई। कितना रटोगे यार? अभी चलो आप 12 तो 2 बुकें हैं, आगे चल के अच्छी खासी कॉम्पिटिशन एग्जाम तैयारी करोगे, ये इतने सारे गट्ठर्स होते हैं बुकों के, ये इतने वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और दुनिया का पूरा उधर मैप, मतलब इतना भयंकर होता है, कैसे रटोगे? नहीं रट पाओगे, इस चीज़ों को समझो। चलिए दोस्त आगे बात करते हैं। तो यूजेस, तो पहला यूजेस है दोस्त हमारे साइड मिरर। देखो ये बहुत आता है, साइड मिरर, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है। साइड मिरर मतलब समझ रहे हो कि जो नहीं हम लोगों के मोटरसाइकिल चलाते हैं ऐसे साइड में, जहाँ से हम लोग अच्छा पीछे देखते हैं कि अच्छा पीछे कहाँ आ रही है, जैसे हम लोग ऐसे चलाते हैं तो ऐसे साइड मिरर लगा होता है, साइड मिरर, हाँ, पीछे की चीज़ों को देखने के लिए। अच्छा दोस्त, तो साइड मिरर में यूज किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा बता देंगे, लेकिन आप इसके पीछे क्यों करते हैं, मतलब इसका ही प्रयोग क्यों करते हैं, तो उसका बात समझिए आप। देखो साइड मिरर आपने देखा होगा, इसमें एक लिखा होता है कि इसमें एक बात लिखी होती है, इसमें इसके अंदर अगर आपने छोटी छोटी कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर इज स्मॉलर देन दे अपेयर। एक छोटी सी इंग्लिश की एक लाइन उसमें लिखी थी, मतलब एक वार्निंग होती है। ये वो वार्निंग दे रहा होता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर, जो मिरर में इमेज बन रही हो ना, वो छोटी है, जितनी कि एक्चुअल में जिसकी उतनी है ना, उससे बहुत छोटी बन रही है। उसने क्यों लिखी है, उसका रीजन समझो दोस्त। आपको पता है कि जब हम लोग कहीं किसी चीज़ों से दूर खड़े हों, जैसे दूर खड़े मतलब अगर हम लोग मान लो 10 मंजिल के ऊपर खड़े हैं, तो नीचे अगर गाड़ियाँ निकल रही हो ना, बहुत छोटी छोटी नज़र आएंगी। क्या वो छोटी होती? नहीं छोटी होती। मतलब जब दूरी बढ़ती है ना, तो चीज़ें छोटी हो जाती है। अब देखो, जब आपको वो कह रहा है कि जितनी है उससे छोटी आपको उसमें दिखेंगी, तो आप ये समझ लीजिए वो आपको ये कहना चाहता है कि मान लो उसमें दिख रही बहुत छोटी, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार बस तो छोटी जब ही दिखती है ना, कि जब वो दूर होती है, लेकिन इसमें दूर नहीं होती, वो तो पास ही में होगी, लेकिन उसमें छोटी दिखती है उत्तल दर्पण में। बात नहीं पकड़ पाए, मतलब हमारे दिमाग में ये बैठा होता है कि जब वस्तु दूर होती तो छोटी दिखती। चलो सही बात है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में है भी, बट इसमें अपवाद है। इसमें क्या है कि इसमें छोटी दिखेगी, वो पास में होगी तब भी छोटी दिखेगी। तो इसमें आप ये मत समझो कि वो छोटी दिख रही दूर होगी, तो आपने गाड़ी एकदम घुमा दी रोड से और वो आपको टक्कर मार दिया, एक्सीडेंट हो गया। इसलिए वो आपको वार्निंग देता है कि भैया जितनी वो है ना उससे छोटी दिख रही है, आप ये मत समझना दूर है, वो पास ही में, तो संभाल के अपना मुड़ो, ठीक है ना। तो इसलिए तो साइड मिरर में यूज होता है उत्तल दर्पण का। बहुत अच्छे।
इसका प्रयोग देखो, अब चाहे आपका एटीएम मशीन हो, शॉप्स में, जो शॉप्स में नहीं हम लोग यूज करते हैं, दुकानों में, जैसे दुकानदार है एकदम ऊपर लगा देता है ऐसे करके, अच्छा वो उसमें पूरी दुकान की अपनी देखता है कि उसकी दुकान में कोई कुछ मतलब कर तो नहीं रहा, क्योंकि इमेजेस बहुत छोटे बनते हैं, पूरी दुकान एक इतने से मिरर में हो जाएगी कवर, छोटी बनाते हैं ना, तो वो देखेगा अच्छा वो मतलब उधर क्या देख रहा है, उधर तो पूरी दुकान की वो रखवाली ऐसे नहीं, वो ऐसे करके ऐसे नहीं देखेगा, अच्छा मेरी दुकान में क्या हो रहा है, वो सिर्फ सामने मिरर को देखेगा, अच्छा कि हमारे पीछे क्या हो रहा है। जैसे टैक्सी में मैंने देखा है कई बार कि जब हम लोग किराया नहीं लेते तो वो पूछता है भैया कहाँ जाओगे, तो पूछता आगे गुप्ती नंबर 13 पे जाएंगे, तो वह तो वो उसमें देखता है सामने मिरर, वो ऐसे करके ड्राइवर पीछे नहीं देखता है, हाँ बता कहाँ, नहीं देखता ना, क्योंकि उसे सामने भी चलाना है टैक्सी, तो ऊपर देखता है कि वो आपको देखता है कि हाँ भैया कहाँ जाओगे, तो वो कहता है भैया गुमटी नंबर 13 के, अच्छा ठीक है लाओ 5 रुपये निकालो 10 रुपये जो भी है। तो आप समझ रहे हो ना, तो एटीएम मशीन में भी वो कोई चोर और ना घुस जाए ना, तो सामने वो देखता है। तो चाहे एटीएम मशीन हो, चाहे शॉप्स हो, चोरों से बचने के लिए, या आजकल रोड पे भी लगने लगे, मतलब जहाँ पे मोड़ होती है वहाँ पे लगे होते हैं कि आप देख लो कि वाहन पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो रोड की मोड़ पे भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, रोड पे भी, एटीएम में, शॉप्स में, रोड पे, दुकानों में, टैक्सी में, ये सब जो है हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। क्वेश्चन चाहे जहाँ पूछे, आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझो कि जहाँ वो छोटी चीज़ें दिखेंगी वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा, बात खत्म हो गई। हाँ, अब देखो हम लोग स्ट्रीट लाइट में, अब स्ट्रीट मतलब होता है गलियों की, जो गली में जो नहीं लगी होती, गली में जो लाइटें लगी होती है, उसमें भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। क्यों करते हैं भैया, देखो बहुत अच्छी बात। अब हम लोगों ने इससे पहले कॉनकेव मिरर पढ़ा था, वो कॉन्वर्ज करता था, कॉन्वर्ज या इन्वर्ज करता, मतलब अभिसारित करता था। बट ये जो कॉन्वेक्स है ना, ये डिवर्स करता है, ये रेज को डाइवर्स करता है। क्या करता है, सॉरी, डाइवर्स करता है। डाइवर्स का मतलब अपसारित करता है, अपसारित करता है किरणों को, ठीक है ना, रेज को। अपसारित का मतलब क्या है कि ऐसे जाएंगे ना, देखो जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे रखी होगी कोई बस, तो ऐसे जाने के बाद, ठीक है ना, वो ऐसे करके ऊपर निकल जाएगी, ऊपर भेजेगी, जबकि अवतल दर्पण में वो नीचे भेजती थी, लेकिन इसमें क्या ऊपर भेजेगी। तो आप सोच रहे हो कि सर यहाँ से तो निकली नहीं, तो दोस्त इधर निकलती है पीछे से, ये ऐसे करके, तब तो इधर हमारी इमेजेस आभासी बनती हैं। आप मेरी बात को पकड़ रहे होगे अगर शुरुआत से वीडियो देख रहे तो, बहुत अच्छी बात। तो देखो ये सारी किरणों को अपसारित करता है, तभी इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है, या डाइवर्ज मिरर भी कहते हैं। और जो अवतल दर्पण था उसको हम लोग इनवर्स मिरर यानी कि अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको अपसारी क्योंकि ये किरणों को अप करता है, ऊपर भेजता है, और उसको, और जो हमारा अभी हम लोग पढ़े थे अवतल में, वो अभिसारी मतलब नीचे झुकाता है। क्लियर है। तो देखो ये अब इससे कॉन्सेप्ट क्या है, गली लाइट से। तो देखो गलियों में जो लाइटें लगी होती है ना, तो उसमें लगा देते हैं उत्तल दर्पण, और ये करता है डाइवर्स करता है, फैलाता है किरणों को। तो जब लगाएगा तो पूरी गली में लाइट करेगा, पूरी गली में। मान लो एक लाइट लगा दी तो वो 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर, मान लो, ठीक है, कोई एक्चुअल डिस्टेंस नहीं मैं बता रहा हूँ, तो वो पूरा बहुत ज़्यादा एरिया में लाइट को फैलाएगा, लोगों को दिखेगा। तो इसलिए हम लोग इसका गली लाइट में इसका प्रयोग करते हैं। अगर मान लो गली लाइट में फॉर एग्जांपल हम लोग अवतल का करें तो वो एक ही जगह दिखाती, तो क्या मतलब रहा गली लाइट में लगाने का, ठीक है ना। तो गली लाइट में मतलब जो स्ट्रीट में जो लगाई जाती है लाइटें, तो उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों, क्योंकि वो फैला देता है, तो पूरी गली एकदम चमकेगी। ओके दोस्त, तो ये सारे हमारे यूजेस हो गए उत्तल दर्पण के। कॉन्वेक्स में ये सारी स्थितियाँ होंगी, चाहे बस जहाँ भी रखी हो, हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। क्लियर हो गए। चलिए अब आपके दोस्त, मैं समझता हूँ कि आपका कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्लियर हो होंगे, दोनों इनकी स्थितियाँ सारी क्लियर हो गई होंगी और उनके यूजेस भी क्लियर हो गए होंगे। अब इसका फार्मूला, और अब देखो लगा इसको पूरा मैं कंप्लीट ही करा दे रहा हूँ आपको। ओके, चलिए मैं थोड़ा थक भी रहा हूँ, खैर मैं आपको ये पूरा कराने के बाद ही मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। देखो दोस्त, ये पूरा वीडियो देखना, जो बच्चे कोई बीच से देखे ना, तो वो भी, कोई बीच से देख रहा है ना, बीच से मत देखो, बिल्कुल शुरुआत से देखिए, शुरुआत से लास्ट तक पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बीच से आप देखोगे मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिलेटिव्स होती ना एक दूसरे से, तो शुरुआत से देखिए। चलिए मैं आपको मिरर फार्मूला भी बता देता हूँ कि क्या इसका मिरर फार्मूला है। मिरर फार्मूला, अब देखो मिरर फार्मूला बहुत ही सिंपल, अभी मैं बताता हूँ। 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। अब देखो दोस्त, अगर लेंस होता तो यहाँ माइनस होता, ये बात याद रखना। ये मिरर वाला है, ये दर्पण का है, तो दर्पण में क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा दोस्त। और लेंस अगर होगा तो लेंस, अगर मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, मौका मिला,
मौका क्या है यार, अभी थोड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर चलो जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो जब लेंस होगा ना तो यहाँ पे माइनस होगा, बट ये मिरर है ना तो यहाँ दोस्त क्या होगा, प्लस होगा। तो ये आप याद रखना। एफ क्या है, तो ये आपकी है लेंथ ऑफ फोकस, लेंथ ऑफ फोकी, लेंथ ऑफ फोकी, लेंथ ऑफ फोकी मतलब फोकस दूरी, इसको बोलते कि इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। देखो मैं आपको हालांकि मैं बताया था, चलो मैं फिर आपको बता देता हूँ। ऐसे करके होता है हमारा, मान लो अवतल दर्पण है तो यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे इनफाइनाइट। तो ये जो फोकस और पोल के जो बीच की दूरी होती है ना दोस्त, ये हमारी कहलाती है एफ, यानी कि फोकस दूरी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर बकरता त्रिज्या और पोल के बीच की दूरी जो है ना, वो हमारी कहलाती है रेडियस, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं आर। ये हमारी होती है बस्त होती है, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं भी बस्त रखिए, तो बस्त और पोल के बीच में दोस्त जो होगी ना वो कहलाएगी यू। क्लियर है ना। और जहाँ पे इमेजेस बनेंगी, मान लो इमेज आपकी यहाँ बन रही, 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 तो जहाँ पे इमेजेस और पोल के बीच में जो दूरी कहलाएगी उसे कहेंगे वी, यानी कि वी होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, मैं चलो लिख देता हूँ, ओह, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज आप लिख लेना डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की दूरी। तो ये आप, ये मिरर फार्मूला होता है। अच्छा, आप एक चीज़ और समझ लीजिए, फोकस जो है ना वो चाहे वो आपके इसमें, देखो मैंने दो आपको पढ़ा है, एक तो कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। तो दोस्त जो कॉनकेव मिरर यानी कि आपका जो अवतल दर्पण है ना, चलो मैं हिंदी में लिखे, हिंदी बच्चे ज़्यादा होंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोस्त ये एफ है ना, वो अवतल दर्पण में दोस्त हमेशा निगेटिव होगा और उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब क्यों होगा भैया, तो सीधी बात है दोस्त, आपको पता है ना कि ये आपका अवतल दर्पण है। अब देखो मैं आपको बता दूँ, आप ये बात समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऊपर पॉजिटिव होगा, राइट साइड पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। कोई भी वस्तु होगी, अगर वस्तु हमारी ऊपर होगी तो पॉजिटिव ली जाएगी, राइट साइड में ली जाएगी तो वो हमारी कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। नीचे या लेफ्ट साइड में नेगेटिव ली जाएगी। अब देखो दोस्त, अब जो हमारा अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण में देखो फोकस जो है ना वो हमेशा पोल के किधर है, लेफ्ट साइड में, तो इसलिए ये माइनस है। और जबकि उत्तल दर्पण में फोकस सारा किधर बनते थे, उधर आभासी बनता था भाई, हमारा यहीं तो बनता था फोकस, ऐसे करके आता था, तो वो हमेशा किधर बनता था, उधर। तो उधर क्या लेते थे, पॉजिटिव, तभी आपका पॉजिटिव है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात। अब देखो यू ऑलवेज निगेटिव, यू ऑलवेज निगेटिव मतलब यू तो हमेशा, चाहे आपका उत्तल हो चाहे अवतल हो। अब देखो इसका रीज़न क्या है, आपको पता है, चाहे दोस्त उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु तो हमेशा यहीं पे ही रखते हैं, बाईं साइड में। ये आप याद कर लिए, फैक्ट है, पॉइंट है कि वस्तु हमेशा बाईं साइड में ही रखी जाती है। अब जब बाईं साइड में रखोगे तो आपको कैसा लेना होगा, चिन्ह माइनस लेना होगा। बहुत अच्छी बात। तो इसलिए ऑलवेज यू हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, उसमें आपको सोचना ही नहीं है। अब आती है बी की बात करते हैं कि बी को पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव। तो देखो बी में, अब बी में क्या है दोस्तों, देखो बी में क्या है कि अगर आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो आपको पता है उत्तल दर्पण में इमेजेस सारी पोल और फोकस के बीच में बनती है, उत्तल है ना इमेजेस। और इमेजेस जब यहाँ बनेगी तो जो दूरियाँ होगी ना वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। भाई मैं उत्तल दर्पण की बात कर, हालांकि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, लेकिन मैं उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूँ। उत्तल दर्पण में हमेशा इमेजेस यहाँ बनती हैं, मैंने आपको बताया था। और जब इमेजेस यहाँ बनती है तो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। तो उत्तल दर्पण में हमेशा बी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब अवतल दर्पण की बात समझिए, अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में दोस्त जो 5 स्थितियाँ थी शुरुआत वाली, 1 2 3 4 5, तो इनकी इमेजेस यहाँ बनती थी ऐसे करके। तो जो इधर बनती नीचे वो सारी होंगी, वो सारी कैसी होंगी, वो सारी जो इधर साइड में बनती थी 5 स्थितियाँ, उनकी होगी क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि इधर क्या होगी, माइनस। लेकिन एक स्थिति ऐसी थी जो छठी पोजीशन, जिसका बनती थी इमेज यहाँ पे अवतल दर्पण में, तो वो ली जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि वो उधर साइड में। तो सिर्फ एक स्थिति है जो पॉजिटिव में ली जाएगी, ओनली छठी वाली स्थिति। और ये जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये पाँचों स्थितियों में जो आपका अरे मैं यहाँ पे लिख रहा था, चलो कोई बात नहीं, तो मैं ये जो यहाँ पे करके ये जो छठी पोजीशन है ना वो ली जाएगी प्लस, और आपके 1 2 3 4 और 5, ये 5 पोजीशन में दोस्त ली जाएगी माइनस। मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो देखो दोस्त मैं क्या कह रहा हूँ, मैं और उत्तल दर्पण में, और चलो मैं अवतल, तो अवतल दर्पण में ये कह रहा था कि जो 5 स्थितियाँ 1 2 3 4 5,
तो 5 स्थितियों में इसकी जो इमेज कहाँ बनेगी, नीचे बनती है, और इधर साइड बनती है, तो इधर साइड में ये क्या है, निगेटिव है। तो इसलिए 5 स्थितियों में हम अवतल दर्पण में माइनस लेंगे। क्या लेंगे, जो इसका बी है, बी हमेशा क्या लेंगे, माइनस लेंगे। बट एक स्थिति अवतल दर्पण में ऐसी है, छठी वाली, जिसकी इमेज इधर बनती है और इधर बनती है, क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए जो छठी पोजीशन की स्थिति, मतलब अगर क्वेश्चन में वो ये कहे कि एक वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है और उसकी इमेज की जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपको 20 प्लस लेना होगा। और अगर कहे अवतल दर्पण में, ऐसा कहेगा कि एक, मतलब न्यूमेरिकल ऐसा आएगा, ये कहेगा एक अवतल दर्पण में एक वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में है, जिसमें उसके प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब बात आती है कि 20 को प्लस लें या माइनस लें, तो आपको पता है कि जब भैया वो छठी पोजीशन के बाद फोकस ध्रुव की तो इमेज यहाँ बन रही है, तो 20 है ना, वो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, ओके। और उत्तल दर्पण में तो आपको पता है, उत्तल दर्पण तो सोचना ही नहीं, क्योंकि सारी इमेजेस यहीं बनती हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में आँख इमेज के सारी क्या लेनी होंगी, पॉजिटिव लेनी होंगी, ठीक है, बी। अब आप ये भी समझ गए कि भैया मैंने आपको मिरर फार्मूला बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि फोकस अवतल दर्पण में हमेशा जो फोकस बनेगा ना, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, हमेशा कैसा बनेगा, माइनस होगा, और उत्तल में फोकस हमेशा प्लस होगा, बिना सोचे समझे। यू ऑलवेज निगेटिव होगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। बी के केसेस में 2 केसेस बनते हैं कि उत्तल में प्लस होगा बिना सोचे, बस अवतल में जो 5 स्थितियों में निगेटिव होगा, लेकिन अवतल में जो एक छठी स्थिति है वो प्लस होगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे बनता है ये, और ये बनता है, इसलिए पॉजिटिव है। आप ये भी समझ गए होंगे, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। तो ये आपका मिरर फार्मूला है। आप यहीं पे मैं एक मिरर फार्मूला समझ गए, इसके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन आपको अगर ये देखो न्यूमेरिकल बच्चा गलत क्यों करता है, क्योंकि वो चिन्ह नहीं रख पाता, कहीं माइनस कहीं प्लस, इसमें रहता है कन्फ्यूज। तो आई थिंक अगर आपने ये चीज़ें बातें समझी होंगी हमारी, तो आपको ये जो चिन्ह यानी कि जो मार्क वाली चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई कि कहाँ पर माइनस लेना है और कहाँ पर प्लस लेना है। क्लियर है भैया, चलिए ओके। मैं भी थोड़ा थक रहा हूँ। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इसे आप नोट कर लिया होगा, ठीक है, मैं इसको ऑफ करता हूँ। अब देखो एक बात मैं आपको और बता दूँ दोस्त हमारे, चलो ये तो हो गया मिरर फार्मूला। अब देखो इसमें सिर्फ एक बात बचती है, आवर्धन क्षमता, बस ओनली 1 पॉइंट, आवर्धन क्षमता, ठीक है। आवर्धन मतलब जिसको बोलते हैं यम। अब आवर्धन क्या होता है, ठीक है, आवर्धन क्या होता है कि किसी भी वस्तु को अपने अंदर आवर्धित करने की क्षमता, आवर्धन क्षमता, जिसको हम लोग यम से करते हैं, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यम मतलब किसी भी वस्तु को, मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। जो वस्तु जितनी कम अपने प्रतिबिंब बनाएगी, जितना छोटा प्रतिबिंब बनाएगी ना, उसकी आवर्धन क्षमता उतनी छोटी होगी। तो क्या मैंने बताया, मैंने ये बताया कि कोई भी वस्तु मिरर अपने अंदर जितनी इमेज बड़ी बनाएगा ना, उसकी आवर्धन उतनी ज़्यादा होगी, जितनी गुना छोटी बनाएगा उसकी आवर्धन उतनी छोटी होगी। बहुत अच्छी बात। इसका एक फॉर्मूला होता है, एम बराबर HI/HO बराबर -B/U। ये आप आवर्धन का फॉर्मूला नोट कर लेना। ओनली 2 फार्मूला है मिरर टॉपिक में, एक इससे पहले बताया, एक ये, बस इसी से बहुत सारा न्यूमेरिकल बनते हैं, आपको यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो HI का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज, और HO का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी कभी आपको वो यही दे देगा कि एक प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और वस्तु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसके आवर्धन कितना होगा, तो 10/20 1/2 यानी कि आधा। क्लियर है। या -B/U, बी आपको पता है कि ये क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, यू क्या है, वस्तु की दूरी है। और मार्क हमेशा दोस्त मिरर में क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और अगर मैं लेंस आपको आगे पढ़ाऊंगा ना, तो लेंस में भी सेम फार्मूला है, वहाँ पे प्लस लेंगे। अब देखो दोस्त, जब मिरर में हम लोगों ने अभी जो ये वाला पढ़ा था 1/A बराबर 1/B प्लस 1/U, ये मिरर का है, लेकिन लेंस में लेंगे ना तो इसके जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका ये मिरर का है, ठीक है, मिरर का मैं पढ़ा रहा हूँ मिरर, लेकिन अगर लेंस पढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले उसमें काम करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूँ, मैंने अभी आज आपकी क्लास में क्या क्या आपको पढ़ाया, क्या क्या कराया, आप उसको समझिए। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि मिरर क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया था डिफरेंस क्या होता है मिरर और लेंस में, फिर मैंने आपको बताया था कि मिरर, हाँ मिरर 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण अवतल, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है। फिर मैंने आपको कॉनकेव मिरर पढ़ाया था, अवतल दर्पण, उसकी सारी स्थितियाँ बताई थी, ठीक है, कि कैसे मतलब सारी का मतलब 6 पोजीशन मैंने आपको बताई थी, सारी क्लियर हुई थी। उसके बाद फिर मैंने उसके यूजेस बताए बहुत सारे। फिर मैंने आपको पढ़ाया कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में उसकी जो 6 स्थितियाँ बताएं, और उसके सारे इमेज कहाँ बने थे, आभासी उधर साइड में बने थे, पोल और फोकस के बीच में आभासी सीधे, ठीक है ना, और वस्तु से छोटे, और पोल और फोकस के बीच में हमेशा उत्तल दर्पण में, ठीक है। मैंने आपको ये बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको मिरर फार्मूला बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया आवर्धनांक का मैंने आपको फार्मूला बताया। फिर मैंने आपको साइन बताया कि कब प्लस लोगे कब माइनस लोगे, किस किस को प्लस लोगे किस को माइनस लोगे, किस दर्पण में प्लस लोगे किस दर्पण में माइनस लोगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दोस्तों बताई थी, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात आपको मैं और बता दूं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, कि जैसे अगर आपको ये पूछे, बहुत अच्छी बात है, लास्ट में आप इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसी बात है कि जनरल किताबों में नहीं होगी। क्या बात है, तो बात ये कि अगर वो ये पूछे कि हजामती दर्पण बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण। बट अगर ऑप्शन में मान लो अवतल दर्पण भी है, उत्तल दर्पण भी है, समतल दर्पण भी है, और परवलयाकार दर्पण भी है, तो आप ऑप्शन पता किसे मारोगे, परवलयाकार दर्पण को। क्यों? क्योंकि मैंने बताया वो बेस्ट क्वालिटी का अवतल दर्पण होता है, महंगा भी होता है। तो जहाँ पे परवलयाकार दर्पण आता है ना, तो वहाँ पे अवतल दर्पण का काम खत्म। फिर आप अपना आंसर टिक करिए परवलयाकार दर्पण पर, ओके। लेकिन अगर आपका वो दर्पण नहीं है, परवलयाकार दर्पण नहीं है, तो आप अपना अवतल लगाओ, सही होगा। लेकिन आप पहली जो है ना, पहली अगर आप जो उसको दोगे ना वैल्यू, वो किसको दोगे, पैराबोलिक मिरर को, ठीक है, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर को। आपको बहुत सारी बातें मैं बता रहा हूँ ना, कि आपका मिरर चैप्टर है ना, वो पूरा कंप्लीट हो गया आई थिंक, ठीक है। अब आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे इस मिरर में, ठीक है। बहुत सारे मुझे लगता है कि मिरर मैंने पूरा आपको क्लियर करा दिया अपने हिसाब से, ठीक है, जितना मेरा हो सका, और मुझे लगता है कि मैंने लगभग पूरा क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। बाई चांस थोड़ा रह जाता होगा तो आप देख लेना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको कमेंट किया, तो दोस्त आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके कि ये कैसा लगा। देखो, मैं आपको बता दूं, जो बच्चा इस वीडियो को शुरुआत से एक एक बात को मेरी समझेगा, ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखेगा ना, उसको मज़ा आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा। लेकिन जो बीच में ऐसे देखेगा, फिर 2 मिनट बाद, फिर 5 मिनट, उसको समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा पता नहीं है क्या बक रहा है। मैं कह रहा हूँ कंफर्म बता, उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चा पैटर्न्स के साथ शुरुआत से लास्ट तक पूरा वीडियो देखेगा, उसको भाई साहब कोई भी एग्जाम, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या 12th के एग्जाम हो, उसका 1 या 2 नंबर इस वीडियो में क्लियर कन्फर्म होने वाला है, ये मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ दोस्तों। चलिए ठीक है, थैंक यू दोस्त, आप लोग देखिएगा, मज़ा कीजिएगा और कमेंट करिएगा। मेरी जो कमी हो वो भी आप नीचे लिखिए, जिससे मैं अपने फ्यूचर में इसको कमी को अपनी दूर कर सकूं, ठीक है। ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।